अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमने स्टार्ट किया था 6th क्लास की साइंस का यूनिट नंबर 6 एलिमेंट्स मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था एटम और एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स के किन पार्टिकल्स से मिलके बनता है वो। आज जो हमारा टॉपिक है जो हमने पढ़ना है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम का कोई ना कोई एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का होता है। एटॉमिक नंबर को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Z से। अब बेसिकली एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का कोई ना कोई एटॉमिक नंबर होता है जिसके अकॉर्डिंग उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो बेसिकली एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। ठीक है, द number of protons in an atom is called atomic number। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी एटम के अंदर, हम उसको, आपको पता है हमने बनाया था एक एटम इस तरह से। एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर वो क्या बना देते हैं? एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, जो बेसिकली ऑक्सीजन है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 8। तो यानी कि उसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 8। जितने भी किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वही उसका क्या बन जाता है? एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है मैस नंबर। मैस नंबर क्या होता है? मैस नंबर। मैस नंबर को बेसिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे A के साथ। ठीक है, मैस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं A से। अब मैस के नंबर क्या होता है? बेसिकली जो सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये एटम है, एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, इन दोनों को जब हम सम कर लें, दोनों को ऐड कर लें, तो वो बन जाएगा मैस नंबर। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं जैसे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जो दोनों न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों के नंबर्स को हम ऐड करें तो हमारे पास बन जाएगा मैस नंबर। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि कार्बन एटम है। ठीक है, कार्बन एटम जो है उसका मैस नंबर है 12। ठीक है, कार्बन एटम, इसका मैस नंबर है 12, यानी कि इसके अंदर होंगे 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये हमारे पास एक एलिमेंट है कार्बन। ठीक है, इसके 6 प्रोटॉन्स हैं प्लस 6 न्यूट्रॉन्स, दोनों को ऐड किया तो मैस नंबर हमारे पास 12 आ गया। ठीक है, एटॉमिक नंबर और मैस नंबर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, यानी कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है। बेसिकली आपको पता है किसी भी एलिमेंट का कोई ना कोई क्या होता है? एटॉमिक नंबर। उस एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग उस एलिमेंट की या एटम की इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जितना एटॉमिक नंबर होगा, आपको पता है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, और उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने उस एटम की शेल्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि जैसे कि अब कोई भी एटम है, ठीक है, अब इस एटम के डिफरेंट शेल्स हैं, 1 2 3। हम फिलहाल इन 3 शेल्स को डिस्कस करते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि सोडियम एटम है, सोडियम एटम है। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11।
अब जितना किसी का एटॉमिक नंबर होता है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को एटम के शेल्स में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये क्या है, सोडियम। सोडियम का जो पहला शेल होगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं n=1। n मतलब पहला शेल, नंबर ऑफ शेल। पहला शेल है, इसको हम नाम देते हैं k शेल का। जो दूसरा शेल है n=2, इसको हम नाम देते हैं l शेल का। और जो तीसरा शेल है n=3, इसको हम नाम देते हैं m शेल का। KLM। एक और शेल भी होता है n, वो आप हायर क्लासेस में जाके डिटेल से पढ़ोगे। तो बेसिकली ये जो एटम न्यूक्लियस के बाद जो शेल्स होते हैं, इन शेल्स में कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। जैसे कि फर्स्ट शेल है k शेल, इसमें सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आ सकते हैं, मतलब इसके अंदर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। उसके बाद एल शेल है, एल शेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस जो दरमियान वाला शेल आपको नजर आया एल शेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते, इसकी इतनी कैपेसिटी है। उसके बाद जो लास्ट शेल है वो है एम शेल, इसके अंदर आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद फर्दर पे एन शेल होता है, उसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। ठीक है, मतलब अगर आउटर मोस्ट सिर्फ आखिरी शेल है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं आ सकते, लेकिन अगर इसके बाद कोई और शेल भी है तो फिर जैसे अभी एम शेल है तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देखते हैं। जैसे कि अब सोडियम है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो यानी कि हमें 11 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले वाला जो शेल है हमारे पास के शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो उसमें सिर्फ हम 2 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा शेल है उसमें आ सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं। 8 हो गए, 8, 9, 10, एटॉमिक नंबर है 11, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रह गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स एडजस्ट हो गए हैं, तो आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरह से हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आगे हम लोगों ने पढ़ना है अपना नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ व्हाट इज़ एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, किसी भी चीज़ का कोई बिल्डिंग ब्लॉक होता है, इसी तरह एलिमेंट का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है एटम। ठीक है, एक सिंगल एटम होता है और बहुत सारे, ये क्या है, एक एटम है, बहुत सारे एक जैसे एटम्स मिलके एलिमेंट बना देते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये एटम्स, एक जैसे एटम्स कंबाइन होके एक एलिमेंट बना देंगे। ठीक है, ये क्या बन जाता है, एलिमेंट। सिंगल एटम है, बहुत सारे एक जैसे एटम्स मिलके कंबाइन करके एलिमेंट बना देते हैं। ठीक है, अभी तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। ठीक है, अब बेसिकली एलिमेंट्स जो हैं आगे से, जैसे कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे कि हर एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन एटम है, कार्बन जो एटम्स हैं वो सिर्फ कार्बन एलिमेंट कार्बन के ही एटम से मिलके बना है। इसके अलावा ऑक्सीजन एलिमेंट है, वो सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम से मिलके बनता है। हाइड्रोजन एटम है, जो हाइड्रोजन का एलिमेंट है वो सिर्फ हाइड्रोजन के ही एटम से मिलके बनता है। हर एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होंगे और हर एलिमेंट में एक जैसे एटम्स मिलके वो एलिमेंट बना देते हैं। ठीक है, अब बेसिकली एलिमेंट आगे से फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड हुए हुए हैं, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। अब हम उनको डिस्कस करते हैं, वो क्या है। एलिमेंट्स की बेसिकली डिवीजन हुई है फर्दर 2 ग्रुप्स में, जिनको मेटल्स और नॉन मेटल्स कहते हैं, धातें और गैर धातें। इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं। मेटल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये हैं गुड कंडक्टर्स। ठीक है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर मतलब वो सब्सटेंस जिसमें से बिजली या हरारत आसानी से गुजर सके, उनको हम कहेंगे मेटल्स। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो धातें हैं वो गुड कंडक्टर्स हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे मेटल्स हैं ये जिनमें से बिजली भी और हरारत भी आसानी से गुजर सकती है। जैसे कि आप कोई सिल्वर का बर्तन देख लें, घरों में आपकी अम्मियाँ सिल्वर के बर्तन यूज़ करती होंगी खाना पकाने के लिए, तो बेसिकली वो क्या इसलिए वो यूज़ करती हैं कि अगर आप उनको चूल्हे पे रखें तो उसमें से हीट पास कर सकती है और आपके खाने तक वो पहुँच के आपका खाना पका सकती है। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा आयरन, लोहा,
लोहे को अगर आप कहीं पे भी रखें, कहीं बाहर धूप में रखते हैं स्पेशली गर्मियों में, तो वो बिल्कुल गर्म हो जाता है, मतलब कि उसमें से हीट गुजर सकती है, तो वो भी एक मेटल है। जैसे कि अगर आपको पता है कि कहीं पे कोई बिजली का काम हो रहा हो तो हम लोहे की चीज़ें नहीं यूज़ करते, क्योंकि हमें पता है कि उसमें से बिजली गुजर सकती है, तो करंट हमें भी लग सकता है, तो इसीलिए वो क्या है, गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कि ये अच्छे कंडक्टर्स नहीं होते, मतलब इनमें से बिजली और हरारत नहीं गुजर सकती। जैसे कि लकड़ी भी क्या है, एक नॉन मेटल है, गैर धात है, उसमें से आपको पता है लकड़ी में से बिजली भी नहीं गुजर सकती और हीट यानी कि हरारत भी नहीं गुजर सकती। इसके अलावा जो हमारे पास मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, मोस्टली सब के सब सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। मेटल्स क्या हैं, सब के सब सॉलिड्स हैं, यानी कि ठोस हालत में है। दे आर ऑल सॉलिड्स, मोस्टली ठोस हालत में होते हैं। आपको पता है जो मैटर होता है बेसिकली वो 3 स्टेट्स में होता है, ठीक है। मैटर एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब जो मेटल्स हैं बेसिकली ये मैटर है, और जो मेटल्स होते हैं वो सब के सब सॉलिड्स होते हैं, यानी कि ठोस हालत में एग्जिस्ट करते हैं, एक्सेप्ट सिर्फ मरकरी को छोड़ के। मरकरी बाहर एक ऐसी धात है जो ठोस हालत में नहीं है, बाकी सब के सब मेटल्स ठोस हालत में ही होते हैं। इसके अलावा जो नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स दे एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स, वो इन तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सॉलिड वो होते हैं बेसिकली जिनके एटम्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। लिक्विड यानी कि जिनके एटम्स के बीच में थोड़ी बहुत स्पेस होती है, और गैस जिनके एटम्स बहुत दूर दूर तक होते हैं, ठीक है। और जो मेटल्स होते हैं बेसिकली वो शाइनी होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डल से होते हैं, इनकी कोई शाइन नहीं होती। मेटल्स की क्या एग्जाम्पल्स होंगी बेसिकली, जैसे कि एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, एक तो हो गया गोल्ड, जो सोना होता है उसमें से भी बिजली और हरारत गुजर सकती है। इसके अलावा आयरन, इसके अलावा कॉपर, टिन, लेड, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उसकी क्या एग्जाम्पल्स होंगी, एक तो हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, दूसरा कार्बन, सल्फर, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। यहीं तक था आज का हमारा टॉपिक। आप अपने नोट्स निकाल लेने हैं। नोट्स में से क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 ओपन करें, डिफाइन एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज मास नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट डू यू नो अबाउट ऑर्बिट सोशल्स। हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट सोशल्स होते हैं उनमें रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, डेफिनेट पाथ में, उसको हम ऑर्बिट सोशल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 डिफाइन एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहीं तक था आज का हमारा टॉपिक और यहीं तक था हमारा आज का लेक्चर। आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।